नमस्ते साथियों। चलिए प्रेयर करके आज की हम क्लास शुरू करेंगे। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थर्ड प्रेयर साथी। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just to be free. स्वागत है साथियों इस क्लास में आपका। एक बार मोबाइल जरा साइलेंट कर लेता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों स्वागत है। हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जैसा कि हठ योग प्रदीपिका स्टडी कर रहे हैं और जो लोग एकदम नए हैं उनको यह जानना चाहिए आज हम साइंस ऑफ आसन समझेंगे। आसन के पीछे का विज्ञान क्या है ये समझेंगे। जो लोग हठ योग प्रदीपिका ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं वो ये जान रहे हैं कि हठ योग प्रदीपिका के फर्स्ट चैप्टर में का नाम ही आसन है, लेकिन उसमें श्लोक नंबर 17 से लेके 56 तक 56 तक फ्रॉम 17 टू 56 आसन के बारे में बताया गया है। तो वो सब चीज स्टडी करने से पहले हमें साइंस ऑफ आसन समझना चाहिए। तो जो लोग हठ योग प्रदीपिका स्टडी कर रहे हैं वो तो उस कंटिन्यूटी में देखेंगे। जो लोग एकदम फ्रेश हैं, बिल्कुल इस क्लास के लिए नए हैं, वो ये समझे कि जो हम आसन करते हैं उसके पीछे का साइंस क्या है वो हम डिस्कस करने चल रहे हैं। साइंस ऑफ आसन ये अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं। जो भी आप लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, देश योग में जो विवेक क्रिया कराई जाती है उसमें बहुत सारे आसन हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं, क्यों, किस बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, किससे क्या बेनिफिट होता है, यह सब समझने के लिए अब हम तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहले तो साइंस ऑफ आसन शुरू करने से पहले कुछ मैं टर्मिनोलॉजी बताना चाहता हूँ। साइंस, आप योग की कोई पुस्तक पढ़ेंगे तो कुछ चीजें हमेशा इस्तेमाल होती हैं। वो मॉडर्न साइंस के हैं। जूलॉजी बॉटनी वाले लोग, एनाटॉमी फिजियोलॉजी या डॉक्टर लोग ये टर्म जानते होंगे। पुराने योग के पुस्तकों में ये टर्म नहीं, लेकिन आजकल योग पे जो रिसर्च हो रही है उसमें बहुत सारी चीजें मॉडर्न साइंस के हिसाब से बताई जा रही हैं।
तो जो मुख्य टर्मिनोलॉजी है, जो आप पुस्तकों को पढ़ेंगे, देखेंगे या कहीं भी बात करेंगे, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ये शब्द क्या हैं, यह मैं आपको वो जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं बताने चला। पहला है मसल टोन। मसल टोन क्या होता है? जो हमारे मांसपेशियों में जो खिंचाव है रेस्ट की अवस्था में, तो मसल टोन्स की डेफिनिशन क्या? टेंशन इन मसल एट रेस्ट। जब मसल रेस्ट पे है, जैसे अ, इस समय हमारा जो यंग लोग हैं, यूथ है, जैसे मेरा फेस देखिए, फेस का मसल मेरा अभी जिस तनाव अच्छा लेकिन ज़्यादा है, हाथ के मांसपेशियाँ देखिए, लेकिन जब आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद जब हम बूढ़े हो जाएँगे, तो ये मांसपेशियाँ ऐसे थोड़े रहेंगी, हाथ ऐसे नहीं रहेगा तब, जैसे दिख रहा है। तो यानी उस समय हम कहेंगे मसल टोन डाउन हो जाएगा। मसल टोन का मतलब मांसपेशियों में खिंचाव। और मसल टोन का इम्पोर्टेंस क्या है? मसल टोन का इम्पोर्टेंस यह है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मसल रिस्पॉन्स कैसे करती है। यह मसल टोन कैपेबिलिटी ऑफ मसल टू रिस्पॉन्ड फॉर एक्सटर्नल चेंजेस। क्लियर है? बाहरी वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसको हमारी मसल कैसे रिस्पॉन्स करती है। जैसे मेरा भी कोई ऐसे हाथ घुमाए, छोड़ दीजिए वापस आ जाएगा, लेकिन बहुत जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, उनको ऐसे घुमा दीजिए, देर में वापस आएगा, क्योंकि उनका मसल जो है आ, मेरा भी जिससे मसल दिख रहा है, आज से 20-30 साल बाद ये मसल ऐसे नहीं रहेगा, तो लूज हो जाएगा। तो ये जो है इसको मसल टोन कहते हैं। टेंशन इन मसल एट रेस्ट। और सबका टेंशन अलग अलग होता है। तो इसमें यह देखें, इट इज तो टेंशन इन मसल एट रेस्ट, यह डिफिनीशन है। मसल रिस्पॉन्स टू एन आउट इट इज मसल रिस्पॉन्स टू एन आउटसाइड फोर्स। कोई भी स्ट्रेच होता है, बाहर से चेंज होता है, तो मसल हमारी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। और हम सभी लोग हैं, हमारी मसल की टोनिंग जरूर चाहते हैं, अप्रोप्रिएट हो, क्योंकि शरीर में कोई भी अवस्था आ जाए, कहीं कोई परिस्थिति हो जाए, तो हम रिस्पॉन्स दे पाएँ, हमें प्रभावित न हो, हम बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हों। इसका मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बोलूँ, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अचानक सो के उठते हैं, पैर में क्रैम्प आ जाता है, पैर में दर्द होता है, पैर में उसको मसाज करना पड़ता है, तब ठीक हो जाता है। वही मसल टोन है। अगर मसल टोनिंग रहेगी, तो वो क्रैम्प जो आते हैं, जो दर्द होता है अचानक उठते ही, कहते हैं पैर मुड़ गया, वो नहीं होगा। मसल टोन, अब मुझे लग रहा है इस एग्ज़ाम्पल से आप लोग मसल टोन समझ गए हैं। दूसरा टर्म अक्सर यूज़ होता है विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन मतलब आंतरिक अंग। हमारे इस शरीर के अंदर स्टमक है, जिसको हिंदी में आमाशय बोलते हैं, फेफड़ा है, हृदय है, किडनी है, ये सारे अंग जो है इंटरनल ऑर्गन कहे जाते हैं। और वो भी तो मांस से ही तो बने हुए हैं। तो उनमें भी जैसे बाहर हम सोच रहे हैं कि नर्वस नसें यहाँ तक हैं, तो अंदर के हर ऑर्गन में भी नसें उपलब्ध हैं। विसरल ऑर्गन, उनका विसरल ऑर्गन या इंटरनल ऑर्गन, वो भी मांसपेशियों से ही बने हुए हैं। उनकी भी अपनी टोनिंग है, मसल टोन उनका भी है, कैसे वो रिस्पॉन्स करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, अचानक कोई आए आपको थप्पड़ मार दे, या सांप निकल आए, शेर सामने आ जाए, घर में बैठे हैं, कोई दुर्घटना हो जाए, उस समय आपका बाहर का मसल कैसे रिस्पॉन्ड, तुरंत भागेंगे हम लोग, है कि नहीं? अब मसल टोन है तो आप जल्दी से भाग जाएंगे, अब पता चला हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे, तब क्या होगा? और अंदर के ऑर्गन भी उस समय, अंदर के ऑर्गन कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, यह विसरल, और उसी को विसरल ऑर्गन कहते हैं, अंदर के ऑर्गन्स। फिर आता है साथियों एक टर्म अक्सर होता है रिसेप्टर्स इन बॉडी। जैसे आप जहाँ बैठे हैं, लाइट है या नहीं, ये आपको रिसेप्ट पता चल रहा है। आप जैसे मैं इसमें बैठा, मैं टेबल को टच कर रहा हूँ, तो मुझे टेबल का टच पता चल रहा है, ठंडा गर्म पता चलता है।
ऐसे ये जो चीजें हैं इनको एक्सटेरोसेप्टर्स बोलते हैं। 5 सेंसेस, रिसेप्टर्स मतलब बाहर की चीजों को हम रिसीव करते हैं। रिसीव करने के लिए बॉडी में कहाँ कहीं दबाव हो जाता है, कहीं खिंचाव हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, किसी को देख लेते हैं, कोई आवाज सुन लेते हैं, कोई खुशबू आ जाती है, तो यह एक्सटेरोसेप्टर्स का काम है। 5 सेंसेस जो बाहर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। जैसे ये बाहर रिसेप्टर्स हैं साथियों, ऐसे ही अंदर भी रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जिनका नाम है इंटेरोसेप्टर्स। जैसे एक्सटेरोसेप्टर्स बाहर के रिसेप्टर्स हुए, अंदर के जो रिसेप्टर्स हैं उनका नाम है इंटेरोसेप्टर्स। विसरोसेप्टर्स भी इसको बोलते हैं। विसरल ऑर्गन जैसे अंदर के ऑर्गन, वहां भी रिसेप्टर्स होंगे। उसमें क्या, मान ली बॉडी के अंदर कोई एसिड भर गया, कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, कोई दर्द हो रहा है अंदर, तो वो रिसेप्टर्स तुरंत उस बात को इस सेंस करते हैं। और रिसेप्टर्स को सेंसर्स भी कर सकते हैं। ये हम एक नाम लिख लेते हैं, ये अभी नाम इस डिस्कशन से निकल के आ रहा है, तो सेंसर्स, इससे SENSOR, सेंसर्स, ये ज्यादा अच्छा है। रिसेप्टर्स और सेंसर्स कह सकते हैं। तो एक्सटेरोसेप्टर जो शरीर के बाहर, जो हमें बाहरी वातावरण से सेंस कराते हैं, और इंटेरोसेप्टर जो आंतरिक वातावरण से सेंस कराते हैं। ठीक है। एक होता है प्रोप्रियोसेप्टर्स, यह भी एक टर्म है, अक्सर आपको पुस्तकों में मिलेगा कहीं भी आप। रिसेप्टर, एक्सटेरोसेप्टर बाहरी वातावरण से, इंटेरोसेप्टर मतलब जो अंदर के अंग हैं उनमें जो सेंसेस आए। प्रोप्रियोसेप्टर क्या होता है, मसल से रिलेटेड, अंदर जैसे कोई मसल है, अब जो हमारी ये स्केलेटन मसल, जो हमारी मसल जो हड्डियों में जुड़ी हुई है अंदर, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे अंदर एक कंकाल है, उस कंकाल पे मांसपेशियां लगी हुई हैं, तो मांसपेशियां जो कंकाल से लगी होती हैं उस एरिया को टेंडन कहते हैं। तो टेंडन में जो चेंज, जो रिसीवर लगे होते हैं, सेंसर्स होते हैं, उनको प्रोप्रियोसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो 3 तरह के रिसेप्टर्स या सेंसर हुए। एक बाहरी एक्सटेरोसेप्टर्स, दूसरा इंटरनली अंदर के अंगों के इंटेरोसेप्टर, और जो स्केलेटन मसल्स हैं या जो मसल्स हड्डियों में जो जुड़ी हुई हैं, टेंडन्स हैं, उनके बीच जो रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर्स इसको बोलते हैं। ये 3 टर्म हो गया। चौथा टर्म साथियों, अक्सर हमें ह्यूमन एनाटॉमी या फिजियोलॉजी जब पढ़े होंगे सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि हम साइंस ऑफ आसन पढ़ रहे हैं तो हम इसको भी डिस्कस कर लें। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा माइंड है, मस्तिष्क कहिए, और या पूरे बॉडी का जो मास्टर है, यह 2 प्रकार के फंक्शन करता है। एक फंक्शन साथियों करता है फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। जैसे मैंने बोला कि अगर इस समय आप लोग क्लास में बैठे हैं और डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन इसी समय सांप आ जाए, शेर आ जाए, तो क्या करेंगे आप, भागेंगे। तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स दिमाग का जो हिस्सा करता है उसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब भी कोई खतरा आए तो शरीर लड़े या भाग जाए, यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, यह होता है कि जो शरीर को कूल रखता है, बहुत ज्यादा काम नहीं करने देता, आरामदायक अवस्था में रहता है। जब हम आराम करते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है। जब हम एट वर्क होते हैं, काम करते हैं, बहुत तेजी से कोई कोई खतरा है, कहीं भाग दौड़ है, कहीं स्ट्रेस है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक्टिव रहता है। तो यह साथियों 4 टर्मिनोलॉजी हमने देखा। अगर मैं आपसे पूछूं कि चारों में, 4 तो हो गया, अब ये बताइए आप चारों में चाहते क्या हैं? क्या आप, मैं शुरू से आपसे बोलूं कि चलिए आप क्या चाहते हैं, मसल टोन आपकी अच्छी हो, क्या आपके विसरल ऑर्गन मजबूत हो,
क्या आपके रिसेप्टर्स बहुत सेंसिटिव हों, अंदर के अच्छे सारे सिग्नल मिलते रहें आपको, और क्या आप चाहते हैं आपका पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहे, यानी जो बॉडी को हमेशा कूल किए रहता है, हमेशा काम अवस्था में रहता है। तो अगर मैं ये चारों प्रश्न पूछूं तो आपके आंसर होंगे हाँ, मैं चाहता हूँ मेरे मसल का टोन बढ़िया सा बना रहे, मेरा विसरल ऑर्गन जो अंदर के ऑर्गन है मजबूत रहें, मेरे अंदर के सारे रिसेप्टर्स अच्छे से काम करें, और मेरे नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पेथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो हमेशा एक्टिव रहे, या ज़्यादातर समय वो एक्टिव रहे। ये आप सभी लोग चाहते होंगे। अगर ये बात चाहते हैं तो साथियों यही सारे बेनिफिट हमें आसन करने से मिलते हैं। ये कोई भी आसन आप करें, ब्रॉडर बेनिफिट यही आएगा। एप्रोप्रिएट टोनिंग ऑफ मसल्स, स्ट्रेंथ ऑफ विसरल ऑर्गन्स, highly sensitive receptors, and dominance of parasympathetic system। यही अब जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछे कि इस आसन में क्या लाभ होता है बताइए, आप यह 4 पॉइंट ध्यान रखें, आप जरूर कम से कम 10 बेनिफिट तुरंत बता लेंगे। एप्रोप्रिएट टोनिंग, उस आसन में जो मसल स्ट्रेच हो रही है तुरंत आप बता सकते हैं इस एरिया के मसल का टोनिंग हो रहा है, इस कोई जो अंग उसमें इन्वॉल्व है यह अंग का मजबूती हो रहा है, इस एरिया के इंटरनल रिसेप्टर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट हो रहा है। यह कैसे होगा हम आगे देखेंगे, लेकिन यह 4 बेनिफिट आप हमेशा बता सकते हैं। इस 4 को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप इसको 8-10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता पाया कि कोई भी आसन जब करते हैं उनके ब्रॉडर बेनिफिट क्या हैं, ये 4 टर्म याद रखें। टोनिंग ऑफ मसल, स्ट्रेंथ ऑफ विसरल ऑर्गन, हाईली सेंसिटिव रिसेप्टर्स, इंटरनल रिसेप्टर्स यानी बल्कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है, नॉर्मल पुस्तकों में इंटेरो रिसेप्टर या विसरल रिसेप्टर्स लिखा है, वो भी चाहें तो हम लिख लें विसरल, विसरल जो अंदर के रिसेप्टर्स हैं वो, और उसके बाद डोमिनेंस ऑफ पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम। अच्छा, अब ये साथियों हम समझ गए कि आसन के ब्रॉडर बेनिफिट क्या हैं। अब हम आगे चलते हैं। अभी हम आसन की क्लास है, आसन स्टडी करने से पहले हम पॉस्चर शब्द को समझेंगे। अक्सर आप देखेंगे पुस्तकों में पॉस्चर और आसन को एक ही बोला गया है, लेकिन साथियों ये दोनों एक हैं नहीं। पॉस्चर एक बड़ा टर्म है, आसन उसके अंदर की एक चीज है, यानी सारे आसन पॉस्चर हैं लेकिन सारे पोस्चर आसन हैं, यह सही नहीं है। अब क्या है डिफिनीशन, अब हम इसके आगे चलते हैं। पहले हम पॉस्चर समझेंगे, फिर आसन की स्टडी करना शुरू करेंगे। तो साथियों पॉस्चर क्या है वह हम देख लेते हैं। स्पेसिफिक पोजीशन, जैसे मैं बताऊं इस समय मैं क्लास के लिए बैठा हूं, देखिए मैं, आप मुझे देख रहे हैं, इस समय मैं क्लास के लिए बैठा हूं, कभी मैं ऐसे कर लेता हूं, कभी मैं ऐसे करता हूं, कभी मैं ऐसे करके बैठ जाता हूं, कभी ऐसे हो जाता है। यह सारे जो पोजीशन, जो मेरी बॉडी जो डिफरेंट पोजीशन इस स्पेस में ले रही है, कभी देखिए अभी मैंने ऐसे कर लिया, कभी दौड़ते हैं तो हम ऐसे एकदम रेडी होके घूमते हैं, ऐसे करते हैं। ये सारे जो ये बॉडी स्पेस में जो जो पोजीशन ले उसको पॉस्चर कहते हैं। अभी देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, मेरा गर्दन ऐसे, ये सब अलग अलग पॉस्चर, मैं कितने सारे पॉस्चर बदल रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। मुंह, जो मुंह बोला है भी तो पॉस्चर है, अलग अलग पोजीशन है। अगर आप देखें मैं ऐसे भी फिंगर किया, ये अलग अलग पॉस्चर्स हैं। तो ये मेरी जो बॉडी है, आपकी भी बॉडी, सबकी बॉडी
इस स्पेस में जो डिफरेंट पोजीशंस लेती है, इसको पॉस्चर कहते हैं। और वो पॉस्चर कैसे हो सकता है? विथ सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट। किसी चीज का सपोर्ट लेके आप वो पॉस्चर लेते हैं या विदाउट सपोर्ट लेते हैं। और क्यों पॉस्चर लिया जाता है? कि हमें कोई काम करना है, उस काम के लिए यह पॉस्चर लेना जरूरी है। अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो दौड़ने बार बार मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे करूंगा, पैर भागेगा, हाथ भागेगा, ये सब अलग अलग पॉस्चर्स हैं। यानी मुझे कहीं जाना है, आप पैदल चलते हैं, हाथ ऐसे ऐसे हिलता रहता है। ये दीज आर डिफरेंट postures your body is assuming to perform the activity of going from one point to another। एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए शरीर अलग अलग तरह से posture लेता है। तो ये मैं posture की डिफिनीशन आपको समझा पाया हूँ। अब एग्जैक्ट टर्म में देख लेते हैं क्या है। स्पेसिफिक पोजीशन एज्यूम्ड बाय बॉडी इन स्पेस। अंतरिक्ष में जो शरीर हमारा विशेष पोजीशन ले, विथ आर विदाउट सपोर्ट। कोई सपोर्ट भी ले सकते हैं, कोई बिना सपोर्ट के भी ले सकते हैं। टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम। हम क्यों लेना चाह रहे हैं? हम स्टेबल रहें। जब हम दौड़ते हैं तो ढेर सारे पोस्चर लेते हैं। अब हम क्यों उस तरह पोस्चर लेते हैं? क्योंकि उसमें हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी और हमें जो काम करना है हम वो भी कर लेंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वो काम करना है भाई, दौड़ना है। अब दौड़ने के लिए हम दौड़ेंगे तो शरीर को भी तो स्थिर रख के ही दौड़ना है, शरीर को चोट पहुंचा के तो नहीं करेंगे। तो मुझे लग रहा है पोस्चर आपको क्लियर है। स्पेसिफिक पोजीशन क्यों? कि कोई काम करना है, उस काम करने के लिए बॉडी जो विभिन्न तरह के पोजीशन लेता है और विथ और विदाउट सपोर्ट, इसको कहते हैं पॉस्चर्स। जो पॉस्चर आप लेते हैं, सपोज करिए वह पॉस्चर जो होता है, किसी भी व्यक्ति का पॉस्चर उसके फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को दिखाता है। कुछ लोग देखिए बात करते रहेंगे, हाथ ऐसे हिलता रहेगा, कुछ लोग ऐसे शांत होकर बात करते हैं। यह जो अलग अलग पॉस्चर, एक ही बात दोनों ही कर रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे बात करेंगे, हाँ बताइए क्या चल रहा है। और कुछ लोग हाँ 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 ऐसे हाथ हिलता रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, या ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। जो ये पर्सनालिटी है, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी आपकी फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को दर्शाता है। ये पोस्चर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग खड़े होते हैं तो पैर टेढ़ा करके खड़े हो जाएंगे, घुटना मुड़ा रहेगा कहीं एक जगह हल्का सा। यह सारी चीजें हैं। तो कितने तरह के पोस्चर्स हैं? और भी स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइन, तीन पोस्चर यहाँ बोला गया। एक हम खड़े होकर कुछ पोस्चर लेते हैं, थ्री बेसिक पोस्चर, और सिटिंग बैठ के कोई पोस्चर लेते हैं, और लेट के भी कोई पोस्चर रखते हैं। तो मुझे लग रहा है साथियों मैं पोस्चर क्लियर कर पाया। इसमें से आइडियल पोस्चर कौन सा है, कौन सा पोस्चर हमें सबसे अच्छे से लेना चाहिए? वह पोस्चर जिसमें हमारा सबसे कम एफर्ट लगे, सबसे कम एफर्ट लगे और मिनिमम कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हो, इसको बोलेंगे आइडियल पोस्चर। ये तो मुझे लग रहा है क्लियर है। पोस्चर किसको कहते हैं, कौन सा पोस्चर सबसे अच्छा होगा? लीस्ट वॉलेंट्री एफर्ट, हमें बहुत कम मेहनत करना पड़े और मिनिमम कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। ठीक। अब पोस्चर कंट्रोल कैसे होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। फिर हम जब आसन पे आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी मैं साथियों पोस्चर भी मैंने आसन डिफाइन नहीं किया, अभी मैंने पोस्चर बताया। ह्यूमन बॉडी या कोई भी बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्योंकि कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली भी सब पोस्चर लेते हैं। स्पेस में अपने शरीर को जैसे मूव करें, मैं देखिए चेयर बैठा ऐसे ऐसे हिल रहा हूँ, ये डिफरेंट पोस्चर्स हैं टेकिंग। तो अच्छा, फिर इसके बाद होता है कंट्रोल। ये पोस्चर कंट्रोल कैसे होते हैं? कभी आप दौड़ते हैं, कभी चलते हैं, मेरे गर्दन ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, तो कौन ये सब कंट्रोल कर रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है कि कैसे रहना है? तो पहला चीज तो साथियों ये है कि जो भी हम पोस्चर लेते हैं, हम लेते तो वॉलेंट्री हैं, हम अपनी इच्छा से वो पोस्चर लेते हैं, लेकिन उसके लिए जो अंदर काम होता है
वो इनवॉलेंट्री है। अंदर के बहुत सारे, क्षमा करें, जो अंदर के बहुत सारे ऑर्गन होते हैं वो काम कर रहे हैं, वो इनवॉलेंट्री, उनको हम अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं देते, हम बस वो शेप लेते हैं, बाकी सब कुछ अपने आप चल रहा है। तो होता क्या है साथियों, जो मैं, देखिए यहाँ तो एक कठिन शब्दावली में लिखा है लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। जो हमारा ब्रेन होता है, जैसे मैंने डिसीजन लिया कि मैं ऐसे करूँ, मैंने डिसीजन लिया कि मैं ऐसे बैठूंगा, ये एक मेरा डिसीजन है। ये ऐसे, ये डिसीजन लेते ही मेरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो हमारा विज्ञानमय कोष है आप कह सकते हैं, उससे एक सिग्नल जाता है भाई ऐसे बैठना है। तो हमारे ब्रेन के जो लोअर सेंटर्स हैं, मतलब ये हायर बॉस लोअर बॉस को बोलता है कि आप ऐसे ऐसे हाथ घुमाओ। तो हाथ घुमाते ही क्या होता है कि जो लोअर ब्रेन सेंटर है वो तुरंत हाथ को सिग्नल देता है कि आप हाथ ऐसे करो, ऐसे कर लो, और इसको गाल को सिग्नल देता है ऐसे रख लो। और इस दौरान ये हो गया, देखिए मैंने ये पोस्चर ले लिया, तो हायर ब्रेन सेंटर से लोअर ब्रेन सेंटर पे सिग्नल जाता है, और लोअर ब्रेन सेंटर से मसल पे गया, और फिर मसल अपने आप को चेंज, पोजीशन चेंज करके एक पोस्चर ले लेता है, ऐसे ले लिया। अब ये पोस्चर ले लिया तो ये मेंटेन भी रहता है। मेंटेन करने के लिए लोअर ब्रेन सेंटर हमेशा उसको देख रहा है, पूरा ये रीडिंग जो है कि हाथ ऐसे है, पैर ऐसे है, फेस का मसल ये है, ये सब कुछ बराबर जा रहा है, ऊपर तक डेटा पहुंचता रहता है। तो ऊपर आए पूरी एनालिसिस चल रही है, आए यही चीज यहाँ किया कहा जा रहा है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्फॉर्म्स लोअर ब्रेन सेंटर। लोअर ब्रेन सेंटर का है ना, बेजल गैंग्लिया, ये सब जब नर्वस सिस्टम कभी आप स्टडी करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी, तीन तरह के लोअर ब्रेन सेंटर जो है उसके अलग अलग पार्ट हैं। स्पाइनल कॉर्ड है जो रीढ़ की हड्डी है, उसको सिग्नल जाता है, और यहाँ से फिर सिग्नल चला जाता है मसल्स को, और मसल्स के बाद वो पोस्चर आदमी ले, वो व्यक्ति ले लेता है, और फिर मोमेंट टू मोमेंट इंफॉर्मेशन मेंटेन रहती है। हर सेकंड का इंफॉर्मेशन ऊपर के ब्रेन के सेंटर्स को जाता रहता है। तो अभी तक साथियों हमने क्या समझा कि पोस्चर के बारे में समझा और कुछ टर्मिनोलॉजी। अब इन्हीं पोस्चर में से कुछ विशेष पोस्चर को हम आसन कहते हैं। तो अब पोस्चर कैसे मेंटेन होता है अगर हम यह समझ गए, तो आप वैसे ही समझिए आसन में जब आप कोई आसन करते हैं, वृक्षासन, ताड़ासन, धनुरासन, कोई भी आसन करते हैं, उसी तरह यह आसन भी मेंटेन्ड होता है। क्यों? जैसे हमें कोई आसन करना है तो तुरंत हायर ब्रेन सेंटर से लोअर ब्रेन सेंटर के पास इंफॉर्मेशन जाता है। लोअर ब्रेन सेंटर्स रेस्पेक्टिव मसल्स को, जो मांसपेशियां हैं उनको सिग्नल देते हैं कि आप इस पोस्चर में चले जाओ, फिर मांसपेशियां घूम जाती हैं, वो पोस्चर हम अचीव कर लेते हैं, और फिर उस पोस्चर के इंफॉर्मे डे मोमेंट टू मोमेंट इंफॉर्मेशन जाती रहती है कि सब कुछ पोस्चर सही चल रहा है या नहीं। अब आते हैं साथियों, अब हम लोग आसन की तरफ बढ़ते हैं। हमने साइंस की कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी भी, टर्मिनोलॉजी भी देख ली, और क्या बोलते हैं, पोस्चर किसको कहते हैं यह भी समझ लिया। और ये सब साथियों आपको लगेगा ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आसन सीधा क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ये जब आसन डिस्कस होगा, ये सारी सूचनाएं आपको, ये सारी जानकारी वहाँ बहुत काम करेगी। एक एक आसन को आप समझने लगेंगे, अरे इस आसन में तो ये हुआ, ऐसा सब चीज समझने लगेंगे। अब चलते हैं आसन। आसन में सबसे पहला चीज तो पतंजलि योग दर्शन आसन के बारे में क्या बोलता है। पतंजलि योग सिस्टम, आप लोग जैसा जानते हैं इसको योग दर्शन भी बोलते हैं। पतंजलि योग दर्शन में चैप्टर 2 में 3 सूत्र हैं आसन पर। आसन पर से सिर्फ 3 सूत्र हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। ये इन तीनों को आप याद कर लें, और कहीं भी आप नॉर्मल योग अभ्यास करते हैं तो भी याद होना चाहिए, कल को आप किसी को बताएंगे तो भी याद होना चाहिए।
तो ये कोई आपसे प्रश्न नहीं पूछ सकता है पतंजलि योग दर्शन में कौन 3 आसन के रिलेटेड 3 सूत्र हैं, कौन कौन से हैं बताइए। कोई आपसे पूछ लिया तो आप बताने की स्थिति में रहें। चैप्टर 2 में 646 नंबर सूत्र जो है कहा जाता है स्थिर सुखम आसनम। पॉस्चर तो क्या है, शरीर इस स्पेस में जितने तरह के पोजीशन ले सके उन सबको पॉस्चर कहेंगे। लेकिन उन पॉस्चर्स में कुछ ऐसे पॉस्चर्स होंगे जिसमें आप बहुत देर तक सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर मतलब बहुत देर तक, स्टडीनेस, यह डेफिनेशन याद रखें। आसन पतंजलि योग दर्शन बोला गया स्थिर सुखम आसनम, बहुत देर तक स्थिर रहें और सुख में रहें, यह पतंजलि जी की डेफिनेशन है। तो पतंजलि जी की डेफिनेशन बेसिकली चूंकि वो राजयोग की बात है तो मेडिटेशन वाले आसन की बात कर रहे हैं। नहीं तो आपका ये तिर्यक आसन भी एक है। तिर्यक आसन तो बहुत ये त्रिकोण आसन जिसको कहते हैं, त्रिकोण आसन है, बहुत देर तक वहां नहीं रह सकते हम। चक्रासन बहुत देर तक नहीं रह सकते। तो फिर क्या ये आसन नहीं हुआ, हम स्थिर और सुखम दोनों ही नहीं है। तो वो दूसरे आसन है। पतंजलि योग दर्शन में मेडिटेशन वाले आसन, मेडिटेशन को ध्यान में रख के आसन डिफाइन किया गया है। स्थिर सुखम आसनम, चैप्टर 2 श्लोक नंबर 56। स्थिर और सुखपूर्वक जिस पोस्चर में बहुत देर तक रहा जा सके उसको आसन कहते हैं। यह आप समझ। फिर उसका गुण क्या है, क्योंकि जब स्थिर और बहुत ही सुखपूर्वक रहना है बहुत लंबे समय तक ऐसे पोस्चर को, तो जब आसन आप करें तो अगला चीज क्या है, प्रयत्न शैथिल्यात, या तो ये सही से लिखा नहीं है, प्रयत्न शैथिल्यात, ओ शैथिल्यात आनंद समापतिभ्याम। हो सकता है ये समझ टाइप करने में कुछ सही से लिखा नहीं गया, लेकिन आप ये जान लें प्रयत्न शैथिल्यात आनंद समापतिभ्याम। जब भी कोई आसन करें प्रयत्न शैथिल्यात मतलब बिना किसी प्रयत्न के, एफर्टलेसली होना चाहिए। और अनंत समापति ध्यान मतलब अनंत का ध्यान रखें। अनंत मतलब किसी और चीज का, आप श्वास पे ध्यान लगा सकते हैं, अपने ईश्वर का ध्यान लगा सकते हैं, कुछ भी ध्यान लगाएं। यह 2 चीजें अगर आसन करने में होनी चाहिए। पहला क्या है, प्रयत्न, एफर्टलेस, और कंसंट्रेशन ऑन इनफाइनाइट। यह पतंजलि जी की डेफिनेशन है, ये याद रखें। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ आसन करने में, तो यह जान जाएं कि अभी आसन की स्टेज तक पहुंचे नहीं हैं। प्रयत्न शैथिल्यात, बिना किसी प्रयत्न के होना चाहिए। ठीक है, स्थिर सुखम आसनम ये हो गया। तो 46 47। अब आते हैं अगला, ये आपको याद भी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यात आनंद समापति। पतंजलि योग सिस्टम के हिसाब से हम आसन को समझ रहे हैं। अब आता है साथियों, अच्छा ये सूत्र लिखा नहीं यहाँ पे, टाइप करने में छूट गया। ये कहा जाता है ततो द्वंद्व अनभिघातः। यह जो सूत्र है 8वां, 48 नंबर, 48 नंबर क्या है, ततो, मैं लिख लेता हूँ, ततो द्वंद्व, ततो द्वंद्व अनभिघातः। ये जो चीज है अनभिघात, ये तीसरा वाला है, अनभिघात। इसका क्या मतलब है ये आपको जानना जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसीलिए मैं यहाँ से आपके सामने लिख भी लिया, ये याद रहे। जब आप आसन करते हैं तो द्वंद्व अनभिघात है,
द्वंद्वों का नाश हो जाता है। शरीर में जो विपरीत फोर्सेस, एक साथ विपरीत फोर्सेस के बीच बैलेंस स्थापित हो जाता है। सुख दुख, अच्छाई बुराई, छोटा बड़ा, अच्छा खराब, यह इन सारे चीजों के बीच बैलेंस स्थापित होता है। कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे। अभी आप देखें कि हाँ, पतंजलि जी कह रहे हैं ततो द्वंद्व अनभिघात है। आसन में परफेक्ट होने से बॉडी में, व्यक्तित्व में जो अपोजिट फोर्सेस हैं उनके बीच एक बैलेंस स्थापित हो जाता है। द्वंद्व अनद्वंद्व समाप्त हो जाता है। अगर बैलेंस स्थापित हो गया तो द्वंद्व समाप्त हो गया। तो ये आप समझ गए। पतंजलि योग स्थिर सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्यात आनंद समापतिभ्याम, और ततो द्वंद्व अनभिघातः। ये हो गया। अब आते हैं बी पार्ट। आसन का ए पार्ट हो गया डिफिनीशन, पतंजलि योग दर्शन उसके बारे में क्या बोलते हैं। और आसन के हम लोग डिफिनीशन समझ गए। ऐसे पोस्चर्स जो कंफर्टेबली और लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक और एफर्टलेसली किया जा सके। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। आसन का ऑब्जेक्टिव क्या है? पतंजलि योग दर्शन तो हमने देखा है। हठ योग प्रदीपिका क्या कहता है? हालांकि इस पैराग्राफ जरूरत नहीं, लेकिन तब भी मैंने लिखा है जिससे आप लोगों को क्लैरिटी थोड़ा ज्यादा रहे। हठ योग प्रदीपिका क्या कहता है कि क्या कहते हैं, आसन करने से हेल्थ बनता है, स्टेबिलिटी बनती है, और लाघवम, शरीर हल्का होता है। सपलनेस जिसको यहाँ लिखा हुआ है, लाघवम, यह बेनिफिट आता है। वो आते हैं आपको, जो भी लोग आसन वगैरह कर रहे हैं देखें बड़ा हल्का लगता है शरीर, जबकि आप वजन बहुत कम नहीं हुआ है, लेकिन आसन करते ही कैसे बड़ा अच्छा लगता है। और पतंजलि योग दर्शन क्या कहता है, ये मैंने बता दिया, अभी अभी बताया कि बैलेंस ऑफ अपोजिट फोर्स ये है। आसन करने से स्ट्रेस रिलीज होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, शरीर में टेंशन चले जाते हैं, और आप जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। और एक बेनिफिट है कि हम हायर स्टेज ऑफ योग, जो प्राणायाम प्रत्याहार के लिए फिटनेस आ जाती है। तो ये आसन के हट आसन के ये बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कोई भी आपसे आसन के बेनिफिट पूछे तो आप ये सारी चीजें जेनेरिक बेनिफिट है, ये सभी आसन में आते हैं। अच्छा, अब आते हैं टू एस्पेक्ट ऑफ आसन। कोई साथियों, जब भी हम आसन करते हैं उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे मैंने बताया आसन की क्या डिफिनीशन है, एफर्टलेसली और प्रयत्न शैथिल्यात आनंद समापतिभ्याम। एफर्टलेसली आप उस पोस्चर में चले जाएं और लंबे समय तक कंफर्टेबली बैठे रहें। वही चीज यहाँ है। तो किसी भी आसन के दो पार्ट हैं। पहला, एफर्टलेसली आप चले जाएं, मतलब उस आसन को अचीव कर, स्लो एंड स्मूथ, उसको डायनामिक एस्पेक्ट बोलते हैं। किसी भी आसन के दो पार्ट हुए, एक डायनामिक एस्पेक्ट होता है कि आप उस आसन में चले गए, आपने पैर मोड़ा, हाथ मोड़ा, जैसे उस आसन में चले गए। और फिर स्टैटिक एस्पेक्ट, आसन में जाने के बाद तो पहले एस्पेक्ट में तो डायनामिज्म रहेगा, स्लो एंड स्मूथ मूवमेंट परफॉर्म टू एज्यूम और रिलीज, और होना चाहिए यहाँ पे, एज्यूम और रिलीज, जब आप आसन में जाते हैं या आसन से लौटते हैं तो बॉडी पोजीशन में जो चेंजेस करते हैं उसको डायनामिक एस्पेक्ट कहते हैं। दूसरा, स्टैटिक एस्पेक्ट क्या है? स्टैटिक एस्पेक्ट यह है कि, स्टैटिक एस्पेक्ट क्या है, जब आप उस आसन में चले गए तो एफर्टलेसली आप वहां पे पोस्चर मेंटेन किए हैं। उस पोजीशन में जाने के बाद उसको मेंटेन करना। और जैसा कि आप जानते हैं कि पोजीशन में जाना एक बात है, आसन में मेंटेन करना वो तो मेन एस्पेक्ट है। मेंटेन करना, उस पोजीशन में जाके
आप उस पोस्चर को मेंटेन करें। तो आपसे कोई पूछे कि किसी भी आसन का डायनामिक एस्पेक्ट और स्टैटिक में कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो निश्चित रूप से स्टैटिक, जब आप वहाँ पे थोड़ी देर रहते हैं। अच्छा, अब साथियों हम आज की क्लास के बहुत ही महत्वपूर्ण फेज में आ गए हैं। कोई भी आसन क्या होता है, काम कैसे करता है। कोई भी आसन, जैसे जब आप लोगों ने कभी आसन शुरू किया होगा या करेंगे, तो बिगनर के लिए क्या होता है कि कोई भी आसन, जैसे आपने देखा ततो द्वंद्व अनभिघात, यानी अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि शरीर में अच्छाई बुराई के बीच बैलेंस आ जाता है, सुख दुख के बीच बैलेंस आ जाता है, हर तरह के द्वंद्वों का नाश हो जाता है। द्वंद्व मतलब दो विपरीत गुण, अपोजिट फोर्सेस। और ऊपर क्या एक चीज मैंने बताया अभी कि पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस आ जाता है। अब यह कैसे आता है कि मतलब शरीर हमेशा कूल रहेगा, टेंशन आएगी लेकिन चली जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, इस तरह की चीजें होती हैं। वह कैसे होता है, मैं आपको मैकेनिज्म यानी साइंस ऑफ आसन का जो मुख्य पार्ट है, मैकेनिज्म, आसन काम कैसे करता है, वह हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो साथियों देखिए, फर्स्ट पेज होता है, ये जो मैंने नाम दिए हैं ये मेरे अपने नाम दिए हुए हैं, हो सकता है आपको पुस्तकों में ये न मिले। वहाँ पुस्तकों में जो मैं यहाँ बताने चल रहा हूँ आपको बहुत ही क्या कहते हैं, दो चार लाइनों में ये दो दो चार चार पेज लिखा, बहुत डिटेल में लिखा, मैं उसके क्रक्स को आपके सामने यहाँ बता रहा हूँ। पहला है बिगनर फेज। जब आप आसन या योग अभ्यास शुरू करते हैं, तो शुरू शुरू में आपको उस पोस्चर में जाने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, कहीं कहीं जोर भी लगाना पड़ता है, वॉल्यूशन, जो इंग्लिश में वर्ड है फोर्स, वॉल्यूशन। कॉन्शसली आप उस पोस्चर में जाते हैं, और पोस्चर में तो इनफैक्ट कॉन्शसली ही जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। इस समय साथियों हमारे ब्रेन का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो फाइट एंड फ्लाइट वाला है, जो एक्टिव रहता है, वो वाला चीज, वो ब्रेन का हमारा वो हिस्सा इन्वॉल्व होता है। इस दौरान जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच होती हैं, लेकिन मसल में जो टोनिंग होती है वो सरफेस, मसल के ऊपरी हिस्से की ही टोनिंग होती है। ये अभी स्टार्टिंग फेज है, बिगनर का फेज है, इसमें बहुत ज्यादा देर तक रह नहीं पाते, आपको कष्ट होता है। और इसीलिए जब आसन शुरू में करते हैं तो शुरू में बहुत ज्यादा थकावट आती है, टेंशन होता है, अच्छा नहीं लगता, ये सारी चीजें होती हैं। बिगनर के लिए जब कोई योग अभ्यास शुरू करते हैं, पहले दिन कहते हैं सर बहुत दर्द हुआ, बहुत ये लगा, वो बिगनर फेज है। अभी उनका सिंपैथेटिक सिस्टम, विवेक क्रिया में ही जो देश योग में है, शुरू में आते जब आते हैं आप, तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है, इसीलिए बहुत सारा दर्द होता है। कुछ लोग कहते हैं बहुत नींद आ गई, ये वही टायर्डनेस हो गया। यह फर्स्ट फेज होता है। सेकेंड फेज साथियों क्या होता है, मेच्योर फेज। मेच्योर फेज में जब आता है व्यक्ति, इस दौरान क्या होता है, मसल की टोनिंग अच्छे से हो जाती है। फर्स्ट पेज में मसल के सरफेस, कोई भी मसल, हाथ की मसल, पैर की मसल, इंटरनल ऑर्गन की मसल, लीवर की मसल, फेफड़े की मसल, हृदय की मसल, सबकी टोनिंग होती है। फर्स्ट फेज में सिर्फ सरफेस की होती है। सेकेंड फेज तक पहुंचते पहुंचते, यानी कुछ दिन बाद या जब फर्स्ट पेज में आप अभ्यास करते रहेंगे, एक स्टेज के बाद साथियों मसल के डीप मसल की ट्रेनिंग हो जाती है। इस यानी फुल मसल की टोनिंग हो गई, आपके अंदर के ऑर्गन भी मजबूत हो जाते हैं, अंदर के जो रिसेप्टर्स हैं, जिनको विसरल रिसेप्टर्स हैं, वो भी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। और उसके साथ साथ आपको जो पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस आ जाता है, क्योंकि शुरू शुरू में जब ये कैसे आता है वो मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे मैंने पॉस्चर में भी आपको बताया कि जब हम शुरू में काम करते हैं तो हमारा दिमाग का सबसे ऊंची वाली अवस्था, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं,
जो विज्ञान में कोश, जो बुद्धि है वो उसमें लगी रहती है पॉस्चर लेने के लिए। धीरे 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 धीरे, जैसे मान लीजिए कोई पॉस्चर है, मैं मान लीजिए ताड़ासन ऐसे बैठ के करूँ, तो धीरे धीरे क्या होता है, शरीर ट्यून हो जाता है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स को काम करने की जरूरत नहीं है। वो से जो नीचे का माइंड है, जो लोअर कोर्स, लोअर ब्रेन सेंटर है, वो ट्यून हो जाते हैं, वो ये सारा काम कर लेते हैं, पॉस्चर कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे। इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। तो आप बहुत कम एक्टिव, माने जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, फाइट एंड फ्लाइट, वो खत्म हो जाता है। हम बहुत ही आसानी से उस पॉस्चर को मेंटेन कर लेते हैं और बहुत ही कूल रहते हैं। यह अभ्यास करके धीरे धीरे किसी भी आसन में आता है। विवेक क्रिया ही जब आप शुरू में करते थे या करते हैं, शुरू करते हैं, बहुत सारा दर्द होता है, बाद में कितना अच्छा लगता है। बाद में ऐसा हो जाता है कि बिना विवेक क्रिया किए हुए मन ही नहीं मानता है। शुरू में वही विवेक क्रिया करके आपको स्ट्रेस, टेंशन और सब आता था। तो जिसका भी यह फेज आ गया है, तो आप समझ लें कि आप विवेक क्रिया का बेनिफिट अब लेने लगे हैं। आपका मसल जो टोनिंग हो गई है, इंटरनल ऑर्गन मजबूत हो गए हैं, रिसेप्टर्स अच्छे से काम कर रहे हैं और पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस आ चुका है। और इस दौरान जो है आसन करने बहुत ही कूल महसूस होता है, हैप्पीनेस लगता है, स्ट्रेस रिमूवर, आपका स्ट्रेस चला जाता है। ये सारी चीजें मेच्योर फेज में, सेकेंड फेज में आती है। इसके बाद साथी जो थर्ड फेज है, उसका नाम है आसन जय। आसन जय में क्या होता है कि जब जो है आप आसन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। विजय प्राप्त करने का क्या मतलब है, यह आसन से धीरे धीरे साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। क्यों आते हैं वो हम समझेंगे जब आपका ये थर्ड फेज है, फर्स्ट फेज, सेकेंड, थर्ड वाला ये। थर्ड वाला क्या होता है साथी, जब आपका मसल की पूरी टोनिंग हो गई, अंदर के ऑर्गन मजबूत हो गए, रिसेप्टर्स बहुत सेंसिटिव हो गए, तो नए तरह के, जब रिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं तो नए नए अनुभव आते हैं शरीर में। आप सिंपल आसन करेंगे, अभी आप ऐसे आसन कर रहे हैं या आप ऐसे बैठे हैं तो आपको कुछ नहीं पता चल रहा है अंदर शरीर में क्या हो रहा है। आसन में आगे करने पे धीरे धीरे हम अंदर का अवेयरनेस डेवलप हो जाता है। हम अंदर के बहुत सारे सिग्नल को देखने लगते हैं। जब नया अवेयरनेस डेवलप हो जाता है तो बाहर के वातावरण से धीरे धीरे मतलब कनेक्शन हट जाता है। क्यों कनेक्शन हट जाता है, ऐसा नहीं, बाहर के इन्वायरमेंट में चेंज अभी भी होंगे, समस्याएं जो आज आपकी हैं वो तब भी आएंगी। लेकिन कोई भी समस्या, मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपको ये बात समझा दूं जिससे आप समझ जाएंगे। आप कभी ट्रेन पर यात्रा किए होंगे। अब ट्रेन पे यात्रा कर रहे हैं और आपके पास मान लीजिए टिकट है भी, सब कुछ है, लेकिन इतना भीड़ लगा है आप सीट पे अपने नहीं पहुंच पा रहे हैं, या सीट पे बैठे भी हुए हैं कभी का, लेकिन आके 4-5 लोग और बैठ गए। पहले तो आप जो है सोते हुए चले आ रहे थे, अब अचानक आप उठ के बैठना है। अब 2 घंटे आपको उठ के बैठना है। अब उठ के बैठने में अगर आप योग अभ्यास कर रहे हैं, आसन वगैरह कर रहे हैं, तो आपका शरीर 2 घंटे बैठने, कोई बात नहीं भाई आ जाओ बैठ जाओ, आप बड़े ही आराम से उसको इनवाइट करेंगे। और अदरवाइज, क्योंकि आपका शरीर बैठने में भी आराम महसूस करता है, पैरासिम्पेथिक डोमिनेंस है, हाँ ठीक है आप बैठ जाओ। अदरवाइज ऐसे क्या होता है, अरे यार 2 घंटे में कैसे बैठेंगे, हमें तो आराम चाहिए, हम बैठ ही नहीं सकते हैं 2 घंटे। हम या कहीं और भी ट्रेन में भीड़ लगी, अब आपको ऐसे हैंडल पकड़ के, या बस में हैंडल पकड़ खड़े रहना, अब कितनी देर तक आप हैंडल पकड़ के कैसे खड़े रहेंगे। इस मसल की टोनिंग होनी चाहिए। जब आप योग अभ्यास नहीं करते हैं तो आपको बस में ऐसे खड़े रहने में बहुत सारा टेंशन होता है, लेकिन जब आप योग अभ्यास में हैं, ऐसे खड़े रहेंगे, आपको बॉडी आराम से इस चीज को अडॉप्ट कर ले। तो आपको जो सिंपेथेटिक सिस्टम था वो जरूरत ही नहीं है, जो फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स है। नहीं तो अगर आपको योग अभ्यास नहीं कर रहे हैं, ऐसे बस में खड़े हुए वेट कर रहे हैं कहाँ मेरी सीट खाली हो, मैं जल्दी से जाके बैठ जाऊं। और जब आप योग अभ्यास में रहेंगे, ऐसे खड़े रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा, सीट खाली होगी, तो आप एक किसी बुजुर्ग को, किसी महिला को, किसी बीमार व्यक्ति को सीट ऑफर कर देंगे कि जाइए आप बैठ जाइए।
लेकिन अगर आप सिंपैथेटिक सिस्टम, तब तो बस हमें चाहिए, हमारा दर्द हो रहा है, हम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो साथियों सिंपैथेटिक सिस्टम होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल चेंज आ जाता है, क्योंकि आपको कष्ट हो ही नहीं रहा है, तो आप दूसरों को बोल देंगे जाइए बैठ जाइए। तो मैं आपको यह बता पाया हूँ कैसे सिंपैथेटिक डोमिनेंस आता है, सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस आता है, क्योंकि बॉडी की मसल्स, इंटरनल ऑर्गन्स, रिसेप्टर्स, यह सब तैयार हैं इस टेंशन को लेने के लिए। पहले जिस टेंशन पे आप आके चिल्लाने लगते थे, समस्याएं महसूस होती थी, कष्ट होता था, अभी कुछ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब आप आसनजय हो गए हैं। आसन आपका इतना अभ्यास में हो गया है कि बॉडी एकदम तैयार हो गया है उन सारे झंझावतों को, टेंशन्स को झेलने के लिए। तो पहले जिस टेंशन पे आप उबल पड़ते थे, बाद में उस टेंशन पे रिलैक्स रहेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये होता है साइकोलॉजिकल चेंज। जब ये हो जाए तब आप समझिएगा आप आसन जय आ गए हैं। तो देखिए, आसन का बेनिफिट मैंने आपको बहुत ही साइंटिफिक तरह से बताने की कोशिश की है। पहले जब आसन का अभ्यास करते हैं, सिंपैथेटिक डोमिनेंस रहता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, बहुत ही कष्ट होता है, टेंशन होता है करने में। फिर धीरे 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 करके आप जब बॉडी के मसल्स, ऑर्गन्स, रिसेप्टर सब ट्रेंड हो जाते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस आ जाता है, और बॉडी योग अभ्यास करके आप जो है आसन का अभ्यास करके आप कूल और हैप्पी महसूस करते हैं, क्योंकि आपके मसल में कोई कष्ट हुआ ही नहीं। और थर्ड फेज आता है जब साइकोलॉजिकल चेंज हो जाए, इस समय नए नए अनुभव आते हैं, और इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं डू नॉट इफेक्ट टू मच, क्योंकि शरीर अब उस टेंशन के लिए बड़े ही आराम से तैयार है, और आपका पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस आ चुका है। तो मुझे लग रहा है साथियों, आज जो हमने यहाँ से मैं क्लास को एंड करूँगा। अब आज हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझी, जो मॉडर्न साइंस है, जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या जूलॉजी में डिस्कस होता है उसको समझा। पॉस्चर क्या होता है ये समझा। क्या सारे पॉस्चर आसन हैं ये समझा, नहीं सारे पॉस्चर आसन नहीं है, आपको कंफर्टेबली और एफर्टलेसली होना चाहिए। और फिर आसन के बेनिफिट क्या हैं, आसन के बेनिफिट समझा, और आसन कैसे वो बेनिफिट देता है इसको भी हम समझ पाए। कैसे हम जो है बाहर के टेंशनों को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो भी देश योग में हैं वो विवेक क्रिया जब करते हैं तो देखते हैं, विवेक क्रिया शुरू करने में कष्ट था, और आज बिना विवेक क्रिया के मन ही नहीं मानता है। यही है आसन जय, क्योंकि अब आपका पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस आ गया। तो साथियों, मैं आज की क्लास यहाँ से एंड करूँगा, आगे हम लोग चर्चा और करेंगे। आसन पे ही अभी चर्चा चलेगी और डिटेल में चर्चा चलेगी। चलिए यहाँ से प्रेयर करके क्लास को एंड। ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वैष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, यहाँ से मैं क्लास को एंड करता हूँ। आप सभी को सुखी जीवन की शुभकामनाएं।